हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पे आज मैं AK सैनी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 5 इन मटेरियल साइंस, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा पावर लॉ इन वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग, जिसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 डेडिकेट हो चुका है और वीडियो अपलोड भी हो चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली पावर लॉ इन वर्क हार्डनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, सिग्मा स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज स्ट्रेन। सो आप ये बार बार देख चुके हो, कर्व कुछ इस तरह से आता है, पॉइंट O A, suppose B, then upper yield point, lower yield point CD, E, F, G. The region E to F, ये जो रीजन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में E to F, यही रीजन वर्क हार्डनिंग का रीजन कहलाता है, वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग, E to F। और ये जिस इक्वेशन को ओबे करता है उस इक्वेशन का नाम है फ्लो कर्व इक्वेशन या पावर लॉ। फ्लो कर्व इक्वेशन भी बोलते हैं या पावर लॉ भी बोलते हैं और हॉलोमेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। और वो क्या है? स्ट्रेस विच इज बेसिकली ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ट्रू स्ट्रेन पावर n। तो यहां पे ये लॉ एप्लीकेबल है E to F में, दैट मीन्स वर्क हार्डनिंग में ये लॉ काम करता है। जैसे O to A जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, इसमें हुक्स लॉ काम करता है, जिसमें स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन आता है, सिंपल इतना ही है। लेकिन यहां पे ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू सम K इनटू ट्रू स्ट्रेन T लिखा है मैंने, ये ट्रू स्ट्रेन के लिए है, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन। तो यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन की पावर n। तो ये हमारे पास है पावर लॉ। इसको हम दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं। सिग्मा T इज इक्वल टू K एप्सिलॉन T पावर n, इसको हम बोल रहे हैं पावर लॉ। या फ्लो कर्व इक्वेशन भी कह सकते हो। एंड बेसिकली इट इज हॉलोमेंस इक्वेशन। इसमें सिग्मा टी क्या है? सिग्मा टी इज ट्रू स्ट्रेस इन द मटेरियल, एप्सिलॉन टी इज ट्रू स्ट्रेन इन द मटेरियल। और यहां पे जो आपके पास K है, K को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ कोफिशिएंट। स्ट्रेंथ कोफिशिएंट। और एक आपके पास बचता है n, स्मॉल n। दिस स्मॉल n इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट। वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट। तो ये लॉ यहां पे काम करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस डिस्कशन में जो मैं आज करने जा रहा हूं, इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे सामने आने वाला है, जिसको आप बिल्कुल मिस मत करिए। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसमें यूजुअली हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें से बहुत कुछ हम आज इस
लेक्चर में से ही निकाल लेंगे और वो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी जो कंपटीशन में हमारे लिए हेल्पफुल है, काम आने वाली हैं डेफिनेटली। तो आप एक एक पार्ट को वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, मिस मत करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत बारीक बारीक बातें भी समझ में आएंगी। लेकिन मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं आज इस वीडियो में फाइनली, वो आपको मैं पहले बता देता हूं। वो ये है कि ये जो आपके पास पॉइंट एफ है, जिसको आप अल्टीमेट पॉइंट बोलते हो, अल्टीमेट, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो ये अल्टीमेट पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर अगर आप स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो कि मटेरियल में कितनी ट्रू स्ट्रेन है, सो दैट विल न्यूमेरिकली बी इक्वल टू दिस इंडेक्स एन, दिस एक्सपोनेंट एन, वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास रिलेशन आने वाला है इस डिस्कशन के बाद। तो आप वीडियो को जरूर देखते रहिए। आइए हम शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो आप याद रखिए फिलहाल, दिस इज पावर लॉ, फ्लो कर्व इक्वेशन या होलोमोन्स इक्वेशन। इसमें सिग्मा टी ट्रू स्ट्रेस, एप्सिलॉन टी ट्रू स्ट्रेन, के स्ट्रेंथ कोफिशिएंट एंड एन इज वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट। तो यहां मैं एक बात बताकर आगे बढ़ता हूं, वो ये है कि किसी मटेरियल में लोड लगने पर डिसलोकेशंस कैसे बढ़ती हैं, डिसलोकेशन का फॉरेस्ट कैसे बिल्डअप होता है और वो ग्रो करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल की एन वैल्यू पर, वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट पर। जितना एन वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही डिसलोकेशन फॉरेस्ट ज्यादा ग्रो करेगा, बिल्ड करेगा, और उतना ही डेवलप होगा वो डिसलोकेशन फॉरेस्ट। तो ये बात हमने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में भी देखी थी कि वो एन पर डिपेंड करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो मैं डिस्कशन आज करने वाला हूं उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट, दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट मैथमेटिक्स एंड आफ्टर द मैथमेटिकल डिस्कशन वी विल रीच एट द कंक्लूजन related to ultimate tensile strength point, this UTS point, F point। आगे मूव करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले दो बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक हमें आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है। देखिए, दो प्रकार की स्ट्रेसेस होती हैं, दो प्रकार की स्ट्रेन्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, और दूसरा हमारे पास होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। शायद आपको इस दोनों में फर्क नहीं पता होगा, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। Suppose we have a bar of any material, ductile material, whose one end is fixed, लेफ्ट साइड हमने फिक्स कर दिया, राइट साइड के ऊपर हम उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड है मान लीजिए P मैग्नीट्यूड का। और जब हम इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं तो इसकी डायमेंशंस चेंज होंगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि टेंसाइल लोड था। मान लीजिए इनिशियली इसकी लेंथ थी L0, इनिशियल लेंथ है L0, और जब आपने लोड लगाया तो लोड लगाने से इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई, और लेंथ बढ़कर वो मान लीजिए L हो चुकी है। L इज ग्रेटर देन L0। इस प्रकार से। तो यहां ध्यान दीजिए, जब लोड लगाने से लेंथ में चेंज आया, लोड टेंसाइल था तो लेंथ बढ़ गई, लोड कंप्रेसिव होता तो लेंथ कम हो जाती। तो क्या यह चेंज सिर्फ लेंथ में ही है? नहीं, चेंज जो है इसकी ट्रांसवर्स डायमेंशंस में भी आएगा, लेटरल डायमेंशंस में भी आएगा। अगर आपने टेंसाइल लोड लगाया तो सीधी सी बात है लेंथ बढ़ने वाली है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने वाला है। ये लेटरल डायमेंशन या ट्रांसवर्स डायमेंशन कम होने वाली है, दोनों ही डायरेक्शंस में स्ट्रेन तो आएगी ही आएगी। तो अगर आप ट्रू स्ट्रेस मटेरियल में कैलकुलेट करते हो, ट्रू स्ट्रेस, तो क्या है? ट्रू स्ट्रेस का मतलब है एक्चुअल स्ट्रेस इन द मटेरियल। ध्यान दीजिए, एक्चुअल स्ट्रेस, जिसको मैं ट्रू स्ट्रेस बोल रहा हूं, सिग्मा टी। एक्चुअल में जब आप स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे कि मटेरियल में कितनी है अभी, तो वो होगा लोड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस आप जानते हो, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लोड, अप्लाइड लोड। जैसे जैसे अप्लाइड लोड बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस मटेरियल को उसको काउंटर करने के लिए बढ़ती चली जाती है। तो हमें तो स्ट्रेस में चाहिए होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू में किसके इक्वल होता है? अप्लाइड लोड के। इसलिए यहाँ पे P आ जाता है, अप्लाइड लोड पर यूनिट एरिया। लेकिन एरिया कौन सा? दिस इज द क्वेश्चन, विच वन एरिया वी विल कंसिडर।
देखिए जब आपने ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, ट्रू स्ट्रेस का मतलब है एक्चुअल में जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस है, तो भी एक्चुअल में जो उसका जो एरिया है वही तो काउंट करेंगे। जब आपने पी लोड लगाया, लोड लगाते लगाते अभी का जो लोड है वो पी है, लोड बढ़ा रहे हो, अभी का जो लोड है पी है, तो पी लोड पर उसकी लेंथ बढ़ चुकी है, एल हो चुकी है, एल नोट नहीं रही। वैसे ही उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए नोट हुआ करता था लोड लगने से पहले, ए नोट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया आप कह सकते हो, इसको बीच में से काटिए, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा। तो क्या वो एरिया अभी भी ए नोट है? द आंसर इज नो। एरिया चेंज हो चुका है, जैसे लेंथ चेंज हो चुकी है वैसे एरिया भी चेंज हो चुका है। तो अगर आपने सिग्मा टी अभी जो उसमें स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करनी है, तो अभी का लोड लीजिए, अभी का एरिया लीजिए, अभी उसके ऊपर लोड कितना है, पी लोड है, और अभी उसके ऊपर एरिया कितना है, एरिया है ए, इंस्टेंटेनियस एरिया ए, दैट इज नॉट ए नोट। अगर मैं यहां पे ए आई लिख दूं या पी आई लिख दूं, वो इनिशियल नहीं, इंस्टेंटेनियस अभी का, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस जो वैल्यूज है वो भी चेंज होती चली जाएंगी। तो यहां मैं आई नहीं लिख रहा हूं, बिना आई के इसका मतलब इंस्टेंटेनियस ही है, ये मान लीजिए आप, बिना आई के इज इंस्टेंटेनियस। तो लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया जो है वही सिग्मा टी है। यहां देखिए अगर आप सिग्मा इंजीनियरिंग लेते हो, सिग्मा इंजीनियरिंग दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो वो क्या होता है, लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ए नोट। ऐसा क्यों, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कंपोनेंट के ऊपर लोड लगाओगे इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रेन हुक है जिसके ऊपर आपने वेट उठाना है, तो वो तो जब प्रैक्टिकल कंडीशन में जाएगा जितना उसके ऊपर लोड लगेगा उस पर डिपेंड करता है ना कि उसकी लेंथ कैसे कैसे बढ़ेगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे कैसे कम होगा, कितने लोड पर कितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये लोड पर डिपेंड करता है सारा कुछ। लेकिन आपने जब उसको डिजाइन करना है क्रेन हुक को, तब आप किसी एक लोड के रिस्पेक्ट में किसी एक मैक्सिमम स्ट्रेस के हिसाब से तो उसको डिजाइन करोगे। तो इसलिए आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती डिजाइन में कि आप इंस्टेंटेनियस एरिया के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, क्योंकि वो तो लगातार चेंज होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। आप ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से ही डिजाइन करोगे। सो ये डिजाइन स्ट्रेस है, दैट मींस स्ट्रेस विच इज कंसीडरिंग ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू अकाउंट, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को कंसीडर करके आपके पास स्ट्रेसेस आती हैं, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहलाती हैं, और उसी इंजीनियरिंग स्ट्रेस के हिसाब से आप डिजाइंस या कैलकुलेशंस करते हो, इसीलिए इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोला जाता है। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ए कैलकुलेट करें उसके हिसाब से करें, वो एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है कि आप ए कैलकुलेट करोगे फिर सिग्मा टी कैलकुलेट करोगे, नहीं, क्योंकि वो ए अलग अलग लोड्स पे अलग अलग वैल्यू रहेगा और वो डिपेंड करेगा जब उसको आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके जाओगे कंपोनेंट को। जबकि डिजाइन जो फेज है वो उससे पहले का फेज है, आपके पास कंपोनेंट तैयार हुआ उसके बाद वो एप्लीकेशन में जाएगा, और जब तैयार हुआ तो तैयार करने से पहले उसका डिजाइन होता है, तो वो हमारे पास ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से ही डिजाइन होता है। तो एक बात यहां पे देखिए, जब टेंसाइल लोड मटेरियल के ऊपर लग रहा है तो उससे ए पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वो इनिशियली ए नोट था तो अब लोड लगने की वजह से वो ए नोट धीरे 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 करके कम होता चला जा रहा है, क्योंकि टेंसाइल लोड था, लेंथ बढ़ेगी, लोड की डायरेक्शन में डायमेंशन बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया डायमेंशन उसका जो है वो कम होता चला जाएगा। तो अगर एरिया कम होता चला जा रहा है, इंस्टेंटेनियस एरिया कम है, ये वाला एरिया कम है, ये वाला एरिया ज्यादा है, देखिए ए नोट ज्यादा है, ए नोट कम है। अगर ए नोट ए कम है ए नोट से, इसका मतलब है सिग्मा टी ज्यादा है सिग्मा इंजीनियरिंग से। अगर टेंसाइल लोड लगा रहे हो तो सिग्मा टी इज ग्रेटर देन सिग्मा इंजीनियरिंग। सिग्मा इंजीनियरिंग में ए नोट था जो कि ज्यादा है ए से, इस वजह से सिग्मा इंजीनियरिंग कम है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, तो सिग्मा इंजीनियरिंग कम है, सिग्मा टी ज्यादा है। जबकि जो आप डिजाइन्स कर रहे हो वो आप सिग्मा इंजीनियरिंग के हिसाब से कर रहे हो, कम स्ट्रेस के हिसाब से डिजाइन कर रहे हो मटेरियल को, जबकि एक्चुअल में मटेरियल में स्ट्रेस ज्यादा पैदा होने वाली है। ये भी एक वजह है कि मटेरियल में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं जब उसका डिजाइन करते हैं कंपोनेंट का। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, जिसको आप इन शॉर्ट लिख देते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, उसकी एक वजह ये भी है कि जो आप ट्रू स्ट्रेस मटेरियल में पैदा होने वाली है
उसको कंसिडर नहीं कर सकते आप, बट दैट इज गोइंग टू बी मोर देन द स्ट्रेस विच यू हैव कंसिडर्ड इन डिजाइन, एंड दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस इन केस ऑफ टेंसाइल लोडिंग ऑफ द मटेरियल। तो एक वजह फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ये भी होती है। तो यहां मैंने आपको दो बातें बता दी, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में और दूसरा दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में। तो आइए हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, ट्रू स्ट्रेस इन द मटेरियल सिग्मा टी, नाउ दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। ये आपको समझ में आ गया है। हम क्या करते हैं, इस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए नोट से, डिवाइड कर देते हैं ए नोट से, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से। कोई फर्क तो इससे नहीं पड़ने वाला। ए नोट से मल्टीप्लाई किया, ए नोट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो दिस बिकम्स, देखिए P अपॉन ए नोट, P अपॉन ए नोट मल्टीप्लाइड बाय ए नोट अपॉन ए। इसको ऐसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। अब अगर इस कंपोनेंट के वॉल्यूम की हम बात करें, सपोज V, कैपिटल V इज द वॉल्यूम, तो क्या वो ए नॉट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया जितना था मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसके इक्वल नहीं है, ए नॉट इंटू एल, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियसली उसका एरिया कितना है मल्टीप्लाइड बाय उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस उसकी लेंथ कितनी है। तो ये दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि मटेरियल के ऊपर अगर लोड बढ़ता चला जा रहा है, उसमें स्ट्रेन्स आ रही हैं, तो लेंथ बढ़ रही है, तो पैरेलली आपके पास क्रॉस सेक्शन भी कम होता चला जा रहा है। तो मटेरियल का वॉल्यूम तो उतना ही है, आप मान सकते हो। सो ए नोट एल नोट इज इक्वल टू ए एल, ये ऐसा रहेगा। यहां से ए नोट डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एल बाय एल नोट, एल बाय एल नोट, ये आपके पास आ जाता है। अब क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी जो आपके पास आया था, ए नोट अपॉन ए, ये ए नोट अपॉन ए की वैल्यू आ गई एल अपॉन एल नोट, तो ये यहां पे आप इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सो यू गेट पी अपॉन ए नोट मल्टीप्लाइड बाय ए नोट अपॉन एल, ए नोट अपॉन A naught upon A, that is L upon L naught, L upon L naught, इसके इक्वल आ गया, which is further equal to, देखिए P upon A naught, P upon A naught, अगर आप लोड पर यूनिट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन लेते हो तो वो कौन सी स्ट्रेस होती है, मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग स्ट्रेस है जो आप डिजाइन्स में लेते हो। सो दिस इज सिग्मा इंजीनियरिंग इंटू L upon L naught, L upon L naught। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हमने ट्रू स्ट्रेस को देखा, दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू L अपॉन L नॉट। ऐसे ही अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन को देखें, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इन द मटेरियल, जिसको एप्सिलॉन टी लिख सकते हो आप, स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन टी लिख दिया तो मैंने, सॉरी दैट इज ट्रू स्ट्रेन, आप कह सकते हो ENGG, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ऐसे बोल सकते हो। सो दैट इज चेंज इन लेंथ, DL लिख दें उसको, चेंज इन लेंथ को, पर यूनिट इंजीनियरिंग स्ट्रेन है तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन में हम क्या लिखते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, सो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन बनेगा आपके पास। अगर इंस्टेंटेनियस लेंथ लेते हो तो वो बन जाएगा ट्रू स्ट्रेन। नाउ चेंज इन लेंथ इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंटेनियस लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, L माइनस एल नॉट बाय एल नॉट। चेंज इन लेंथ होता है L माइनस एल नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, सो विच गिव्स द वैल्यू L अपॉन एल नॉट। अगर इसको अलग अलग कर ले, L अपॉन एल नॉट माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट क्या आ जाएगा, 1। So from here
L upon L naught is equal to स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, -1 था इधर आके प्लस हो गया, सो 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, L अपॉन L नोट की ये वैल्यू आ जाती है। और ये हमारे पास बन गया, मान लीजिए नंबर 2। सो 1 में L अपॉन L नोट था हमारे पास, वो हमने 2 में निकाल दिया L अपॉन L नोट की वैल्यू इसके बराबर। इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ L अपॉन L नॉट फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। तो ट्रू स्ट्रेस सिग्मा T इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग L अपॉन L नोट, L अपॉन L नोट की वैल्यू आ गई 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में। देखिए ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में एक रिलेशन है। सो दैट वाज 1 2 एंड लेट इट बी 3, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 इक्वेशंस जनरेट की हैं, 1 2 और 3। 1 2 और 3 को मैं दोबारा से यहां ऊपर लिख देता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 1 2 और 3 जो हमने डिराइव की है मैंने यहाँ पे समराइज कर दी। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रू स्ट्रेन इन द मटेरियल एप्सिलॉन T, तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट, ट्रू स्ट्रेन में हम क्या लेंगे, इंस्टेंटेनियस लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ। क्योंकि ध्यान से सुनिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा से बोल देता हूं, अगर आप यहां पे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ले लेते हो तो वो ओरिजिनल का जो पैरामीटर आप कंसीडर कर रहे हो वो आपको देता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन या इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसको आप डिजाइन पर्पस के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हो। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रूली जो उसके अंदर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन पैदा हो रही हैं वो डिपेंड कर रहा है अभी की वैल्यूज क्या है, इंस्टेंटेनियसली पैरामीटर्स क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये इंस्टेंटेनियस लेंथ है एंड बेसिकली दिस इज द एडिशन ऑफ क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ द स्ट्रेन्स, इंडिविजुअल स्ट्रेन्स जो हमें अभी तक मिलती चली आई हैं। देखिए जैसे जैसे लोड बढ़ाते चले गए पी पर पहुंचे तो स्ट्रेन बढ़ती गई। तो अगर आपको ट्रू स्ट्रेन किसी एक टाइम पे चाहिए, दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम L नॉट टू अभी की क्या है L। तो dl अपॉन L अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू L नॉट टू L, मतलब स्टार्टिंग में L नॉट था आपके पास और अब वो बढ़ता L हो चुका है, तो L नॉट से L तक आपके पास टोटल लेंथ इंक्रीमेंट आया, वही आपको स्ट्रेन देगा dl अपॉन L से। बेसिकली दिस इज इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो d एप्सिलॉन L नॉट टू L। dl अपॉन L क्या है, d एप्सिलॉन ही तो है, तो ये इसके इक्वल आएगा ट्रू स्ट्रेन। Let it be 4 and from here dl upon L 1 upon L की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग L और इसके ऊपर लिमिट्स चले जाएंगी, फाइनल लिमिट, अपर लिमिट L, लोअर लिमिट L नॉट। 1 upon L की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू L log L, दिस गिव्स नेचुरल लॉग, अपर लिमिट डालोगे L माइनस नेचुरल लॉग, लोअर लिमिट डालोगे L नॉट, विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग L अपॉन L नॉट। वाई सो? बिकॉज यू नो इन मैथमेटिक्स log A माइनस log B इज नथिंग बट log A बाय B। सो हमने यही रिलेशन यहां पे यूज किया है। So true strain in the material at any instant, that is equal to natural log L upon L naught, but L upon L naught from देखिए इक्वेशन नंबर 2 was equal to 1 plus engineering strain, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 plus
इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये कैसे आया? फ्रॉम टू, यहां लिख दीजिए फ्रॉम टू, फ्रॉम टू। सो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। देखिए यहां पे दो आपके पास स्ट्रेन्स है, ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, दोनों में आपके पास रिलेशन आ गया। जैसे आपके पास सिग्मा टी और सिग्मा इंजीनियरिंग में रिलेशन आया था इक्वेशन नंबर 3 से, वैसे ही आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया जिसमें ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है। तो हम इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को दोबारा से यहां पे लिख देते हैं, बाकी मैं रब कर देता हूं। तो देखिए हमने दोबारा से 1 2 3 4 5 लिख दिए इक्वेशन जो हमने अब तक डिराइव की है। अब आगे चलते हैं, दोबारा से हम रिकॉल करते हैं ट्रू स्ट्रेस इन द मटेरियल सिग्मा टी विच इज नथिंग बट लोड, अप्लाइड लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। ट्रू स्ट्रेस है इसलिए एक्चुअल स्ट्रेस, दैट मींस इंस्टेंटेनियस एरिया। यहां से हम अप्लाइड लोड को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू एरिया, सिग्मा टी इंटू एरिया। नाउ व्हाट वी डू, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, differentiate with respect to strain in the material, instantaneous strain। कुछ नहीं लिखा तो इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन ही है, क्योंकि लोड बढ़ रहा है तो स्ट्रेन बढ़ रही है, तो स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आता है। सो ऑन डिफरेंशिएशन वी गेट डी अपॉन डी एप्सिलॉन ऑफ पी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एप्सिलॉन ऑफ सिग्मा टी इंटू ए, which will be equal to sigma t differentiation of a plus a differentiation of sigma t। ये मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशिएशन का यूवी फॉर्मूला है वैसे हमने इसको सॉल्व किया। अगर आप d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी कैलकुलेट करते हो तो दैट इज u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u du अपॉन dx। सो u ऐसे ही v का डिफरेंशिएशन, v ऐसे ही u का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो। यहाँ सिग्मा t एज सच एरिया का डिफरेंशिएशन प्लस एरिया एज सच सिग्मा t का डिफरेंशिएशन, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया dp अपॉन d एप्सिलॉन का, राइट। 1 2 3 4 5 लेट इट बी 6, इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें फोकस करिए dA अपॉन डी एप्सिलॉन पर, इस टर्म के ऊपर। इसको हम कहीं और से कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, उसके लिए हम दोबारा से वॉल्यूम देखते हैं मटेरियल का क्या है। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कैपिटल V इज A इंटू एल। किसी भी टाइम पर एरिया कितना है, किसी भी टाइम पर L कितना है, प्रोडक्ट ले लीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन इन द मटेरियल। सो dV बाय d स्ट्रेन इज इक्वल टू डी अपॉन डी स्ट्रेन A इंटू एल। वैसे ही UV फॉर्मूला से A एज सच DL अपॉन डी एप्सिलॉन प्लस L एज सच DA अपॉन डी एप्सिलॉन। देखिए यहाँ वो टर्म आ गई है DA अपॉन डी एप्सिलॉन जो हमें चाहिए। अब इसमें ध्यान दीजिए dV अपॉन डी एप्सिलॉन, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन। मटेरियल में स्ट्रेन तो आ रही है लेकिन उसकी लेंथ बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, वॉल्यूम उतना ही है, हम जैसे पहले भी देख चुके हैं। सो वॉल्यूम में तो चेंज हम जीरो मान सकते हैं कि dV इज जीरो, चेंज आ रहा है स्ट्रेन में बट dV इज जीरो, सो दिस टर्म गोज जीरो। सो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू A dl अपॉन डी एप्सिलॉन प्लस L dA बाय डी एप्सिलॉन। ये आपके पास आ गया।
और यहाँ से डी ए अपॉन डी एप्साइलॉन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। डी ए अपॉन डी एप्साइलॉन इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगी टर्म, एल डिवीजन में चला जाएगा, माइनस ए बाई एल डी एल अपॉन डी एप्साइलॉन, माइनस ए इधर आके बाई एल डी एल अपॉन डी एप्साइलॉन। हियर डी एल अपॉन एल, देखिए डी एल अपॉन एल, रिलेशन नंबर 4 में देखिए, इक्वेशन नंबर 4 में डी एल अपॉन एल क्या था, डी एल अपॉन एल इज बेसिकली डी एप्साइलॉन। सो डी एल अपॉन एल इज डी एप्साइलॉन, डी एप्साइलॉन बाई डी एप्साइलॉन, ये कट जाएगा, आपके पास सिर्फ माइनस ए ही बचता है। दिस इज माइनस ए, हाउ, दिस इज फ्रॉम 4, नंबर 4, वहां से आप इसको देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम 4। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डी एल अपॉन एल इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन है, दैट इज डी एप्साइलॉन, यहां से 4 में से, तो वो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। सो डी ए अपॉन डी एप्साइलॉन आपके पास माइनस ए के इक्वल आ गया, और ये था नंबर 6, और यहां पे लेट इट बी नंबर 7, डी ए अपॉन डी एप्साइलॉन इज इक्वल टू माइनस ए, ये आपके पास नंबर 7 हो गया। नाउ पुट 7 इंटू 6, put 7 into 6, d upon d epsilon of p is equal to, ये देखिए, सिग्मा t इंटू डी ए अपॉन डी एप्साइलॉन, डी ए अपॉन डी एप्साइलॉन इज इक्वल टू माइनस ए। सो ये आ गया a, माइनस साइन हम यहां लगा देते हैं, प्लस a डी अपॉन डी एप्साइलॉन सिग्मा टी, सिग्मा टी। सो ये हमारे पास आ गया नंबर 6, 7 और ये है 8, ये है 8। तो यहां हमें 6 की और 7 की अभी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 8 की जरूरत है, तो मैं नंबर 8 को यहां पे दोबारा से लिख देता हूं। ओके, तो हमने इक्वेशन नंबर 8 को जो अभी अभी डिराइव किया है, इसमें हमने सीरीज में लिख दिया है, ये लास्ट नंबर, इक्वेशन नंबर 8। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अपने कंक्लूजन पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। अगर हम अल्टीमेट पॉइंट की बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस प्रकार से कर्व है, एंड दिस पॉइंट यू नो, O A B C D then E, सॉरी यहाँ पे इलास्टिक लिमिट पॉइंट समवेयर हियर, पॉइंट B C D E F एंड देन G। सो हम इस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। टेंसाइल लोडिंग है तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट है, यूटीएस पॉइंट बोल सकते हो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट। इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट विच इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे फ्री फॉल है, फ्री फॉल की तरह से एक प्रकार से है, स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ी। देखिए यहाँ से एफ के बाद स्ट्रेन में अच्छा खासा आपके पास इंप्रूवमेंट है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, और वो एक फ्रैक्चर की स्टेज है, मटेरियल एकदम से टूट जाता है, और टूटने से पहले एकदम से लंबी स्ट्रेन उसमें आती है, स्ट्रेस फॉल करके, क्योंकि वो टूट चुका है, उसमें स्ट्रेस रिलीव हो चुकी है। और उसी के साथ अगर हम लोड की बात करें P पर, तो उसके बाद P बढ़ता नहीं है। अब P आपने कंपोनेंट के ऊपर बढ़ाना शुरू किया था, धीरे धीरे करके बढ़ाते 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 चले गए, आपके पास कर्व प्लॉट होता चला गया। जब आप यहाँ पहुंचे तब एक बहुत ज़्यादा P की वैल्यू है, उसके बाद कब टूट जाता है आपको पता ही नहीं लग चलता। और बेसिकली P जो है, P में देयर इज नो चेंज इन P एट दिस पॉइंट। इसके बाद में P में चेंज है ही नहीं, लोड में चेंज है ही नहीं, बस वो टूटता ही है। और जब वो टूटता है अच्छी खासी स्ट्रेन दे जाता है और स्ट्रेस में अच्छा खासा ड्रॉप दे जाता है। सो आप ये कह सकते हो इस मैक्सिमम पॉइंट पे एट यूटीएस, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, dP विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन, दिस इज 0।
मैं सिर्फ यूटीएस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट के मैक्सिमा पॉइंट के ऊपर अगर आप डीपी अपॉन डी एप्सिलॉन लेते हो तो वो चेंज जीरो है। अगर हम इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें 8 में, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 8 गिव्स 0, यहां सब्स्टिट्यूट कर दी हमने वैल्यू, 0 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा टी ए प्लस ए डी अपॉन डी एप्सिलॉन ऑफ सिग्मा टी। ए कट जाएगा, इधर 0 ही है, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, सिग्मा टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एप्सिलॉन ऑफ सिग्मा टी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्मा टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एप्सिलॉन ऑफ नथिंग बट सिग्मा टी इटसेल्फ। सो लेट इट बी 9, लेट इट बी 9। तो बस हम अब आगे कंक्लूजन पे पहुंचने ही वाले हैं। इसको मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर सिग्मा टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एप्सिलॉन ऑफ सिग्मा टी। ये आपके पास 9 आ गया, नंबर 9। ऑल राइट, नाउ यू नो the relation, the equation which is working in E to F region, स्ट्रेन हार्डनिंग में कौन सी इक्वेशन काम करती है, वो है पावर लॉ, और पावर लॉ या फ्लो कर्व इक्वेशन हम उसी को लिखने जा रहे हैं। तो देखिए, नाउ फ्रॉम पावर लॉ इक्वेशन we have true stress is equal to K, that is strength coefficient of material multiplied by true strain power work hardening exponent, ऐसा है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 सिग्मा टी डी अपॉन डी एप्सिलॉन ऑफ सिग्मा टी है, तो यहां से सिग्मा टी की वैल्यू ये है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 9 में। सो 9 में सब्स्टिट्यूट कर कर देखते हैं, सिग्मा टी दैट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन एन टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एप्सिलॉन डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्मा टी। सो सिग्मा टी है के एप्सिलॉन टी पावर एन। हमने कुछ नहीं किया, इस रिलेशन को इसमें फिट किया है, इसमें पुट किया है। तो यहां से अगेन यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले के एज सच, डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, एप्सिलॉन टी पावर एन की, फिर एप्सिलॉन टी पावर एन एज सच डिफरेंशिएशन हो जाएगी के की विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन। सो दिस इज के एप्सिलॉन टी पावर एन। अब यहां पर देखिए के क्या है, के है एक कोफिशिएंट जिसको हमने नाम दिया स्ट्रेंथ कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। तो ये कांस्टेंट है, ये स्ट्रेन से इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेन बढ़ रही है तो उस पर डिपेंड करेगा ऐसा नहीं, ये मटेरियल पर फिक्स है, मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है के। सो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन और एनीबडी एल्स। जब तक मटेरियल एक है तो हम ये कह सकते हैं दिस इज जीरो, ये जो चेंज है ये जीरो है, तो ये सारी टर्म आपके पास जीरो हो जाती है। सो दिस गिव्स K एप्सिलॉन टी एन इज इक्वल टू K ये जीरो होगी, सारी टर्म प्रोडक्ट में थी, जीरो चलेगी। तो यहां से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये K और K आपस में कट जाएंगे, D अपॉन डी एप्सिलॉन ऑफ दिस, जैसे x की पावर n है तो n x n माइनस 1, सो n ये आ गया। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग पावर n विद रिस्पेक्ट टू दैट समथिंग, सो n पावर इंटू दैट समथिंग इंटू n माइनस 1। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सपोज x की पावर n इज एनी कांस्टेंट, सो दैट इज n x n माइनस 1। सो ये हमने यहां पे यूज किया है। which is further equal to epsilon t n epsilon t
n इंटू एप्साइलन टी माइनस 1। यहाँ पे जो पावर n माइनस 1 थी वो मैंने डिसइंटीग्रेट कर दी, आई मीन ब्रेक कर दी, n माइनस 1 अलग अलग लिख दिया। तो सिग्मा टी एन दोनों तरफ है, ये भी आपस में कट जाएंगे और इधर ले आइए डिवीजन में 1 हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ बचता है 1 इज इक्वल टू n, ये डिनोमिनेटर में सिग्मा एप्सिलॉन टी। सो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू n। सो यही हम डेराइव करने वाले थे इस पूरी डिस्कशन में। सो वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन एप्सिलॉन टी इज ट्रू स्ट्रेन इन द मटेरियल, ट्रू स्ट्रेन। और n क्या है? n वही पावर लॉ में जो आपके पास इंडेक्स आता है, एक्सपोनेंट आता है, जिसको वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स बोलते हो, ये वही चीज है, राइट। सो आपके पास ये किस कहाँ पे ओबे हो रहा है? ये हो रहा है एप्लीकेबल यूटीएस के ऊपर, क्योंकि हमने ये जो डिस्कशन की है ये यूटीएस के ऊपर की है, वेयर हमने डीपी अपॉन डी एप्सिलॉन को 0 पुट किया था एट यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, जो एफ पॉइंट है हमारे ग्राफ में, वहां पे डीपी अपॉन डी एप्सिलॉन 0 था। उसी को कंसीडर करके हम निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है एट यूटीएस एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एन। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, एप्सिलॉन टी ट्रू स्ट्रेन इन द मटेरियल इज इक्वल टू एन एट यूटीएस। सो इसको भी आप याद रखिए, दिस इज नंबर 10, नंबर 10। सो इस लेक्चर में हमारा पर्पस था सिर्फ इसको डेराइव करना और कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को भी डेराइव करना, जैसे सिग्मा टी ये वाली इक्वेशन आप याद रखिए, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग 1 प्लस स्ट्रेन इंजीनियरिंग। ऐसे ही ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन का रिलेशन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है। और लास्टली एक ये इक्वेशन नंबर 10। सो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 10, ये 3 इक्वेशंस इसकी जान है जो हमने आज डिस्कशन की हैं। और तीनों आप याद रखिए, इन तीनों की हेल्प से हम कैसे कोई कंपटीशन में आने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। बड़ा ब्रीफ लेक्चर होगा, एक छोटी सी मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से उसको डिस्कस करूंगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो टिल देन आप इसको रिव्यू कीजिए, दोबारा से देखिए। थैंक यू वेरी मच।